बीपीएससी में मेरी 330 रैंक आई है। अच्छा। जिससे मुझे डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर का पोस्ट मिला है। तो जिला में जो भी कार्य होगा उसका ऑडिट आप ही करेंगे नहीं? हाँ बिल्कुल, जो जिम्मेदारियाँ मिलेगी। तो जब बचपन में आपका जन्म हुआ होगा तो धीरे धीरे आपकी हाइट का पता लगा होगा, तो घर वाले अगल बगल पड़ोसी पड़दार क्या ताने मारते थे? एक लड़की जो है कि 4 फीट की होते हुए और उसके बाद से बीपीएससी की परीक्षा क्रैक की। अच्छा, पर ठीक है, हमारे जज्बे के आगे ये सब चैलेंज कुछ भी नहीं है। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो। इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए नवादा की रहने वाली श्वेता कौर आज जो है कि बीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा को, बड़ी जो है कि प्रतियोगिता परीक्षा को क्रैक करके और आज एक पदाधिकारी के पोस्ट पे जाने वाली है और अपने बिहार राज्य के एक जिला की सेवा करने वाली है। हालांकि इनके बैकग्राउंड के बारे में बता दूं तो इनके पिताजी जो है आज भी एक कपड़े की दुकान चलाते हैं, यानी कपड़ा बेच करके घर का गुजारा करते हैं, और उनकी बेटी जो है कि बीपीएससी क्रैक करके अधिकारी बन गई। अब एक और बात इनसे ये जुड़ी हुई है कि इनकी हाइट मात्र 4 फीट है, इसीलिए बिहार में ये चर्चा का विषय बनी हुई है। तो कहा जा सकता है कि हाइट कोई मायने नहीं रखता। अगर आप लोग कोई चीज़ को दिल से ठान लो कि हमको ये चीज़ को करना है तो शायद आप उस चीज़ में सफलता पा सकते हैं। अभी हमारे साथ श्वेता कौर हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई कि आप इतने बड़े परीक्षा को पास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं नवादा जिला की रहने वाली हूँ। अभी बीपीएससी क्रैक करके आप किस पोस्ट पे जाने वाली हैं? 67th बीपीएससी में मेरी 330 रैंक आई है। अच्छा। जिससे मुझे डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर का पोस्ट मिला है। तो जिला में जो भी कार्य होगा उसका ऑडिट आप ही करेंगे नहीं? हाँ बिल्कुल, जो जिम्मेदारियाँ मिलेगी उसका मैं निर्वहन सही से करूँगी। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारे लोगों को एक शपथ करवाया जाता है कि आप शपथ लीजिए कि आपको गलत काम नहीं करना, आप अपनी जिम्मेदारियों को सही से, लेकिन जाने के बाद लोग डगमगा जाते हैं, ऐसा होता है? अब जाने के बाद लोग क्या करते हैं ये तो जाने के बाद पता चलेगा। मैं तो अभी गई नहीं हूँ, मैं जाऊँगी, फिर जो अनुभव होगा वो बात के अनुभव तो मैं बाद ही बता पाऊँगी। अभी तो फिलहाल जाने के उत्साह है और ये कोशिश रहेगी कि मैं ईमानदारी पूर्वक काम करूँ। मतलब आपका पैर नहीं डगमगाएगा? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि मैंने ईमानदारी से मैं सोच रही हूँ और मैं बिल्कुल ईमानदारी से ही कार्य करूँगी। अच्छा, ये बताइए अपने फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए, बैकग्राउंड क्या है? मेरे घर में मम्मी पापा और मैं 4 बहनें हूँ, जिनमें मैं सबसे बड़ी हूँ। भाई कोई नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं 4 बहनें ही हूँ। सबसे बड़ी आप हैं? जी बिल्कुल। पिताजी क्या करते हैं आप? पापा की घर पर ही कपड़े की छोटी सी दुकान है, तो वही चला करके गुजारा चलता है? जी। और अन्य कोई स्रोत नहीं है पैसे का? नहीं, अन्य कोई स्रोत नहीं है, बस वही दुकान है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो बात उभर के आ रही है आपके हाइट की, तो जब बचपन में आपका जन्म हुआ होगा तो धीरे धीरे आपकी हाइट का पता लगा होगा, तो घर वाले अगल बगल पड़ोसी पड़दार क्या ताने मारते थे? जनरली लोगों का कंसर्न रहता था कि इसके अंदर ये कमी है तो इसका भविष्य क्या होगा, पता नहीं कैसे गुजारा होगा, कब तक मम्मी पापा संभालेंगे, कैसे शादी होगी। जनरली जो प्रश्न होते हैं, जनरली जो बेफुजूल की चिंताएं होती है वही होती है लोगों के मन में। तो यही सब आपके दिमाग में भर दिया गया होगा कि नहीं आप घर में रहिए, आप घर के कामों को देखिए? हाँ, नहीं, ये था कि बाहर से बहुत सारी चीज़ें थी निगेटिव, पर मम्मी पापा का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। संसाधन सीमित ज़रूर थे, परंतु उनका मुझ पर विश्वास बहुत था कि नहीं उन्होंने ही मेरे आत्मविश्वास को कभी कमज़ोर नहीं होने दिया, मेरे आत्मबल को बनाए रखा कि नहीं, दुनिया क्या कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम सही हो, तुम अपने आप में सही हो और तुम जो करना चाहती हो तुम कर सकती हो। अच्छा, नवादा साइड का जो एरिया है वो नक्सली टाइप का एरिया कहा जाता है, उधर के लोग कहा जाता है कि सही नहीं होते हैं, लेकिन उस एरिया की लड़की बीपीएससी क्रैक करके अब अधिकारी बनने जा रही है, तो अपने जिला का जो भी गलत काम हो रहा है उसको कैसे ठीक करिएगा? देखिए, पहले तो मेरी जिम्मेदारी जो रहेगी पहले मैं वो करने का प्रयास करूँगी, और नक्सली वाली समस्या अभी मेरे संज्ञान में तो नहीं आई है, और मैं नवादा के थोड़ा कह सकते हैं कि टाउन साइड में रहती हूँ। अच्छा। तो ये आइडिया नहीं। नक्सली वाला अब वो आई थिंक बहुत पुरानी बात आप कह रहे हैं, बहुत पहले की बात कह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक और बात बताइए, आप जब पटना में पढ़ने के लिए आई तो क्या आपके परिवार के लोग फ्रीडम दे दिए कि नहीं आप पटना में जाकर के पढ़ाई करिए? हाँ, पापा का ये था कि मैंने पहले कहा मम्मी पापा को मुझ पर भरोसा था कि अगर ये सोच रही है ठीक है संसाधन कम है, पर
मैंने सपने देखे थे और उन सपनों के लिए मेरा उन्होंने जोश और जुनून देखा था। तो उनका था कि अगर ये कर रही है, इतनी जिद कर रही है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, तो उन्होंने परमिशन दे दी थी। अच्छा, आपकी जो शुरुआती शिक्षा थी जैसे मैट्रिक तक का, ये कहाँ से हुआ, किस स्कूल से? मेरी स्कूलिंग नवादा के ही एक सरकारी स्कूल प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय से हुई है। तो सरकारी विद्यालय के भी बच्चे पढ़ के सरकारी अधिकारी बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर वो तैयारी करे तो ज़रूर बन सकते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा बीपीएससी में भी मीडियम हिंदी ही था। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ के निकली हूँ, मेरा मीडियम भी हिंदी था, फिर भी मैंने सपने देखे थे कि मुझे करना है। अच्छा, तो जब सरकारी विद्यालय में आप पढ़ने जाती थी तो सरकारी विद्यालय की अपेक्षा प्राइवेट विद्यालय में सुविधाएं ज़्यादा होती है, तो आपको नहीं लगता था कि सरकारी विद्यालय से बच्चे पढ़ लिख करके ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं? नहीं, मेरा अनुभव इसमें थोड़ा सा अलग था, क्योंकि पापा ने शुरू से कहा था कि तुम मन लगा के पढ़ना। तो मैं सरकारी स्कूल में प्रोजेक्ट करने इंटर विद्यालय में व्यक्तिगत रूप से मेरा जो अनुभव रहा बहुत ही बेहतरीन है। वो कई प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे सकता है। आप नवादा के प्रोजेक्ट करने इंटर विद्यालय में आएंगे तो वो हम लोगों की सारी क्लासेस सुबह से लेकर शाम तक होती थी, सारे टीचर्स पढ़ाते थे और हम लोगों के डाउट भी बहुत अच्छे से क्लियर किए जाते थे। तो सरकारी स्कूल का अनुभव मेरा तो बहुत बेहतरीन रहा है। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि कुछ परसेप्शन जो लोगों के हैं वो अपनी जगह है, परंतु मेरे लिए वो स्कूल बहुत ही गोल्डन चांस उसने मुझे प्रोवाइड करवाया है। और 12th की फिर तैयारी कहाँ से आपने की? 12th भी मैंने प्रोजेक्ट करने इंटर विद्यालय से ही किया। कॉलेज से किया? जी। अच्छा, उसके बाद से ग्रेजुएशन की तैयारी कहाँ से आपने की? ग्रेजुएशन मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया है। बीएचयू से? जी बिल्कुल। बीएचयू तो बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। जी बिल्कुल। उसमें इंटरनेशनल लेवल के छात्र पढ़ने आते हैं? बिल्कुल, वो इंडिया के टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में आता है। तो आपको जब वो कॉलेज मिला होगा तो घर का जो रिएक्शन क्या आया था उस समय? वो लोग तो बहुत खुश हुए थे कि चलो मिल गया है। मतलब उस समय बीएचयू में पढ़ना बहुत बड़ी बात थी। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब मेरे घर में भी मम्मी पापा ने नहीं सोचा था कि इसे मैं नवादा से बाहर पढ़ने भेज पाऊँगा। पर मेरा एंट्रेंस क्वालिफाई हुआ था और हम 2-3 दोस्तों ने दिया था और मेरी रैंक सबसे अच्छी थी। इवन मुझे फर्स्ट दिन काउंसलिंग में बुलाया गया था वहाँ के एडमिशन में, तो रैंक बहुत अच्छी थी, तो वो लोग बहुत खुश थे। तो उनके मन में ये था कि इस लड़की ने अपने दम पे निकाला है, तो मैं रास्ते नहीं रोकूंगा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जितना संभव होगा ईश्वर जितना कर सकेगा मैं अपने तरफ से कमी नहीं होने दूंगा। अच्छा, जब आप 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो उसके बाद से आपको आइडिया आया कि नहीं हमको बीपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, तो उसके बाद से पटना आना था, तो घर पे क्या उतना पैसा का व्यवस्था था कि आपको पटना भेज पाए लोग? नहीं, पहले मैं कुछ मंथ घर पर ही रही थी, फिर 1-2 मंथ के लिए मैं पटना आई, पर चीज़ें सही से रन नहीं कर पा रही थी। हाँ, चीज़ें रन नहीं कर पा रही थी, तो फिर बीएचयू का ही बीएड का एंट्रेंस आया, तो फिर मैंने बीएचयू का फिर से बीएड का भरा और फिर मैं बीएड के लिए बीएचयू ही चली गई। अच्छा, तो बीएड भी आपने किया है क्या? जी। बीएड भी किया है? जी। ग्रेजुएशन प्लस बीएड, उसके बाद से बीपीएससी? जी। तो बीएड करके आपको टीचिंग लाइन में जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीपीएससी में और ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाऊँगी और अपनी क्षमताओं का बेहतर प्रदर्शन कर पाऊँगी। अच्छा, आपका जो उम्र होगा, इस उम्र में अमूमन पहले क्या होता था कि मैट्रिक या फिर 12th तक की बच्चियाँ पढ़ाई कर पाती थी, फिर शादी हो जाता, लेकिन अभी क्या चला, ग्रेजुएशन करते करते बच्चियों की शादी कर दी जाती है, ससुराल जाओ घर परिवार को संभालो। तो आपके घर वाले आने दिए कि नहीं हमको शादी नहीं करना? ये तो था कि थोड़ा सा इस चीज़ के लिए मुझे घर में बात करनी पड़ी अच्छे से, क्योंकि जनरली हमारे आसपास के लोगों में है कि 20-21 होते होते हार्डली लड़कियों की शादी हो जाती है, और ऐसी स्थिति में ग्रेजुएशन के बाद फिर से पढ़ने के लिए टाइम मांगना बहुत मुश्किल था। पर ये था कि मैंने जिद पकड़ी हुई थी कि नहीं, मुझे जॉब तो लेनी है, चाहे जैसे भी लेनी है, और मुझे सिविल की तैयारी करनी है। होना ना होना वो मैंने मम्मी पापा को बोला था कि वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दूंगी और मुझे कम से कम चांस दे दीजिए। तो मेरी जिद थी, मेरा जुनून था, वो माँ पापा है तो वो समझ रहे थे, तो फिर उन्होंने अलाउ कर दिया। तो आपके पास उतने पैसे नहीं थे, तो पैसे का व्यवस्था धीरे धीरे कहाँ से हुआ था? पापा ने ही अरेंज किया, क्योंकि वो मैं पापा पे ही निर्भर थी, तो अब वो तो हाँ पापा ने ही व्यवस्था की। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एक बात बताइए, आपके नीचे आपकी 3 बहन है, उनको क्या मोटिवेशन मिलेगा आपके माध्यम से?
सबसे पहली बात तो मैं मेरी बहनों को ये होगा कि दीदी ने ये किया है तो हम लोग भी कर सकते हैं बिल्कुल उनके, क्योंकि जब होता है ना कि जब रास्ते खुलते हैं तो फिर रास्ते आसान हो जाते हैं। एक बार दरवाज़ा खुल जाता है तो फिर वो रास्ते दिखने लगते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपनी छोटी बहनों के लिए एक दरवाज़ा खोला है। अब वो उन पर निर्भर है कि वो उसे किस तरह लेती है, और जिस हिसाब से उन लोगों का उत्साह दिख रहा है मुझे लग रहा है वो बहुत इसे पॉजिटिव वे में ले रही हैं और बिल्कुल उनका जोश दुगना हो गया है। बहुत अच्छी बात है। कौवा अटेम्प्ट था, पहला, दूसरा, तीसरा? नहीं, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तो अक्सर एक और दो अटेम्प्ट के बाद बच्चे छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप कंटिन्यू कैसे बनी रह गई? मैंने अपनी गलतियों को फाइंड आउट करने की कोशिश की कि मैं आखिर गलतियां कहाँ कर रही हूँ। तो कुछ गलतियां मेरे समझ में आई एंड इसका थर्ड अटेम्प्ट का मैंने जब प्री दिया तो प्री काफ़ी अच्छा गया था, तो मुझे मेरी उम्मीद बढ़ गई थी। इसी दौरान मैं धनंजय सर के संपर्क में आई तो उन्होंने मेरी राइटिंग स्किल देखी तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम कर लोगी। तो मैंने भी कहा कि ठीक है सर, आप मुझे एक चांस दीजिए, मैं अपनी तरफ से जी जान लगा दूंगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं देता हूँ। फिर उन्होंने पर्सनली मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, मेरी कमियों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। जो भी सबसे महत्वपूर्ण लेखन शैली होती है, तो उन्होंने लेखन शैली में मेरी जो कमियाँ थी उसको निकाला, उसे बताया कि उसे कैसे सुधारा जा सकता है, और मेरी जो स्ट्रेंथ थी उसे बताया कि इसे और कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो उन्होंने वाकई मुझ पर काफ़ी मेहनत की थी और फाइनली मेरा रिजल्ट में नाम आ गया। तो बाकी जो स्टूडेंट जो छोड़ देते हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, अगर आप अपने सपने के प्रति डेडिकेटेड हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप पूरे जोश के साथ लगिए, मेहनत के लिए बिल्कुल मत घबराइए, एकदम पूरे जी जान से मेहनत कीजिए। और एक चीज़ ये भी मैं कहूँगी कि आप ये देखिए कि आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में हो रही है या नहीं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और अगर किन्हीं सीनियर का साथ मिलता है, किन्हीं का भी साथ मिलता है, तो वो आपके, क्योंकि उनके अनुभव आपको सीखने को मिलते हैं, तो ये बेहतर रहेगा। तो अगर आपने सपने देखे हैं तो सपने देखना आपका अधिकार है। आपकी मेहनत आपको ज़रूर सही रास्ता दिखाएगी। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपका डायरेक्शन सही है, गाइडेंस सही है, तो आप ज़रूर सफल होंगे। अच्छा, जब आप सरकारी स्कूल में पढ़ती थी या फिर कहीं मार्केट में कभी गई होंगी तो बहुत पदाधिकारी जो होते जाते तो उनके पीछे 2-4 पुलिस वाले और सायरन बजते हुए जाता था, तो उस समय कैसा फील होता था? ये एक गूजबम्प वाली फीलिंग रहती है, क्योंकि जब मैं स्कूल लाइफ में थी तो कई 2 बार स्कूल की प्रतियोगिताओं में मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाना था, तो वहाँ मैंने ऑफिसर्स वगैरह को देखा था। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था कि यार सर लोग कितने अच्छे हैं, लोग कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, काश में मुझे भी ऐसी कोई पोस्ट मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक सपना वो बाल मन का था, पर उस समय ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर मैं ग्रेजुएशन के दौरान मुझे जानकारी मिली तो फिर मैं लगी ग्रेजुएशन। अभी आपको एग्जाम का रिजल्ट आए हुए 1 हफ्ता के आसपास हो, 1 हफ्ता प्लस से हो गया, पिताजी से मिलने गई या फिर पिताजी आपसे मिलने के लिए आए थे? नहीं, कुछ काम की वजह से मुझे पटना में रुकना था, तो अभी तक, और इसी बीच रिजल्ट आ गया, तो मैं अभी तक जा तो नहीं पाई हूँ, पर मैं घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पापा से मिलना है? बिल्कुल, पापा, मम्मी, मेरी बहनें सब इंतजार कर रही है मुझसे मिलने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। क्या आगे कपड़े का दुकान चालू रहेगा या फिर? अभी तो फिलहाल चालू रहेगा, अभी वो हमारी रोजी रोटी का आधार है, तो बिल्कुल, और उसको भूल भी नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि लोगों को अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो जड़ें ही होती है जो आपको एनर्जी देती है, आगे बढ़ने का हौसला देती है। जड़ें टूट जाएंगी तो फिर सही नहीं रहेगा, फिर आपकी सफलता ज़्यादा टिकाऊ नहीं रह पाएगी। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सा जिला आपको पसंद है, जिस जिला में आप जाना चाहेंगी? नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। बिहार मेरा राज्य है, मैं बिहार से प्रेम करती हूं, और बिहार का कोई भी जिला हो वो मेरे लिए अपना घर है, तो कहीं भी भेजे सरकार, कहीं भी। हाँ, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, ये एक मोटिवेशन है कि जो है कि एक लड़की जो है कि 4 फीट की होते हुए और उसके बाद से बीपीएससी की परीक्षा क्रैक की। अच्छा, ये कहा जा सकता है कि जो है कि आपकी हाइट जो है कि इस चीज़ में कोई मायने नहीं रखती?
हाइट मायने रखती है, क्योंकि हाइट कम होने की वजह से केवल सोशल प्रॉब्लम नहीं मैंने फेस की है, केवल साइकोलॉजिकल चैलेंजेस मैंने नहीं फेस किए, बल्कि कुछ हेल्थ इशू भी मैंने फेस किए हैं। तो उसकी वजह से मैं कंटिन्यू लगातार पढ़ नहीं पाती हूँ, वो प्रॉब्लम होने लगती है। मेरी बोन थोड़ी और लोगों के मुकाबले ज़्यादा फ्रैगिल है। तो ये सब चैलेंजेस मुझे लगते हैं कि मैंने फेस किए हैं, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, पर ठीक है, हमारे जज्बे के आगे ये सब चैलेंज कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। ये बात सही कही है कि अगर मन में ठान ले कि इस चीज़ को कंप्लीट करना है तो यकीनन जो है कि उस चीज़ को आप पूरा कर सकते हैं। और इसी सब चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग जो है कि बिहार के कोने कोने से ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को निकालते हैं। और आज इतना आसानी से जो इंटरव्यू मिल जा रहा है ना, कल के बाद जब इनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, कोई जिला इनको मिल जाएगा, तो शायद हमको इनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा कि सर आप वेट करिए तभी इंटरव्यू मिले। सही बात है ना? उस समय फिर हमारा वक्त हमारा नहीं हो जाता है, हमारे राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अब ट्रेनिंग के बाद क्या होगी वो तो बाद में पता चलेगी, लेकिन मेरे ख्याल से लगता है कि ऑफिस आवर में तो ऑफिस आवर में मेरे समय पर अधिकार ऑफिस का है, मेरे लिए काम जो पहली प्राथमिकता होगी। परंतु लोगों से जुड़ना एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए आवश्यक होता है, तो मैं उस बात को भी बिल्कुल नहीं भूलूंगी। चलिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और ये जो है कि एक कहे तो इनके पिताजी ने कपड़ा बेचा और कपड़ा बेचने के बाद अपनी बेटी को इतना बड़ा लेवल पे पहुंचाया है। तो बाकी आप लोग जो है कि श्वेता कौरे के बारे में क्या सोचते हैं, इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में क्या सोचते हैं, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।